वेलकम इन द इन्फिनिटी क्लासेस। आई होप आप सभी मजे में होंगे। बट यूजीसी नेट भी करीब है, तो याद है ना टारगेट क्या है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ नेबुलाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डबल एएस इज टू। पहला, द कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल टू गैसियस फॉर्म, कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, थर्ड, सब्लिमेट द सैंपल, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होता है नेबुलाइजेशन का काम इन द प्रोसेस ऑफ डबल एएस, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर। तो आंसर है कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये होगा। अब क्या होता है, उसके लिए हमें डबल एएस मालूम होना चाहिए कि डबल एएस होता क्या। अगर देखें तो डबल एएस हमारा क्या होता है, एक एनालिटिकल टेक्निक होती है। टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि सैंपल में कितनी कंसंट्रेशन ऑफ क्या मेटल एटम्स आयंस सैंपल में प्रेजेंट है। कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एटम्स या आयंस किसी सैंपल में प्रेजेंट है। सैंपल में कितने मेटल के कितने एटम्स या आयन प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाने का काम करती है डबल एज की प्रोसेस। इसकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पर है। फूड इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे पास क्या फूड इंडस्ट्री में है, लैब्स में है बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग जगह और भी बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसकी जो होती है वो एप्लीकेशन होती है। क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अबंडेंट है बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट अबंडेंट है, हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट जो होते हैं कि जिनको हम थोड़ा स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन के बाद अगर उसको कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए हजार्डस हो सकता है, एक पॉइजन का काम कर सकता है। ठीक है, तो उस वजह से भी फूड इंडस्ट्रीज में उसको चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसकी स्पेसिफिक जो कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, हमने मालूम किया कि डबल एएस होता क्या है। अब इसके बाद हमारा जो डबल एएस होता है वो दो ही तरीके से, दो ही स्टेट में सैंपल को डिटेक्ट कर पाता है। या तो वो सैंपल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, तब वो इजीली उसको डिटेक्ट कर पाता है डबल एएस। ठीक है, अब उसके बाद इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, प्रिंसिपल की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बीर लैम्बर्ट लॉ पे रिलाई करता है। बीर लैम्बर्ट लॉ, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो बीर लैम्बर्ट लॉ इस पे क्या करता है, रिलाई करता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हर एक जो एलिमेंट होता है, हर एक जो एलिमेंट होती है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक, हर एक एलिमेंट की एक आदत होती है कि वो हर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट की अपनी एक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, हर एक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, जैसे हमने बोला स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक सैंपल है जिसमें हमारे पास मिक्सचर है दो एलिमेंट्स का। एक हो गया आपके पास कॉपर, दूसरा हो गया आपके पास निकल। ठीक है, कॉपर और निकल का है। अब इसमें क्या हुआ, हमने इस प्रोसेस जैसे चलती है वैसी प्रोसेस चलाई और इसको एक्सपोज किया लाइट से। ठीक है, अब वो जो लाइट थी वो अब स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट थी। लेट से हमने कॉपर की वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पर यूज किया, कॉपर की वेवलेंथ की लाइट को यूज किया। तो क्या होगा यहाँ पर कि सिर्फ कॉपर के एटम्स या आयंस ही क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इस लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो ये लाइट यहाँ पर मिली है, इस लाइट को सिर्फ क्या करेंगे, कॉपर के ही आयंस एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बाकी जो आपका निकल प्रेजेंट होगा वो एज इट इज वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से हमें पता चला है कि हमारे पास जो हर एक एलिमेंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब हमने जब ये बोला देते हैं प्रोसेस क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। हालांकि ये पेज नेक्स्ट स्लाइड खुल गया, बट एनीवेज हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डबल एएस में आपका सैंपल प्रिपरेशन का। सैंपल प्रिपरेशन कैसे करी जाएगी कि आपके पास जो सैंपल है उसको लिक्विड सैंपल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, या तो उसको मिक्स करोगे सुटेबल सॉल्वेंट के साथ। कौन से सॉल्वेंट होंगे, वाटर हो सकता है आपका, एसिड हो सकता है। इससे वो करके आप किसमें, लिक्विड सैंपल में उसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब जब आपके पास लिक्विड सैंपल आ गया तो दूसरी प्रोसेस चालू होती है, दैट इज नोन एज एटमाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर नेबुलाइजर का काम आता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में नेबुलाइजर का काम आता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एटमाइजेशन के प्रोसेस में एटमाइज्ड बनते हैं, सैंपल एटमाइज किया जाता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेबुलाइजर क्या करेगा, आपका जो भी सैंपल होता है, आपका लिक्विड सैंपल, उस लिक्विड, क्योंकि हमने लिक्विड सैंपल में कन्वर्ट कर दिया ना उसको, तो लिक्विड सैंपल को क्या करेगा, ये फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करेगा, फाइन मिस्ट में या एरोसोल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इन एरोसोल्स को मिक्स करेगा विद फ्यूल या आपका ऑक्सीडेंट।
ठीक है, ताकि इसको किसके साथ इंट्रोड्यूस कराया जा सके, इसको फ्लेम के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस कराया जा सके। अब ये फ्लेम जो होगा आपका हाई टेम्परेचर फ्लेम होगा, जिसकी वजह से फ्लेम की कांटेक्ट में आने की वजह से जो सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस हमने एक बात करी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन ये जो एलिमेंट होगा वो जो डिटेक्ट करना है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एनालाइट बोलते हैं। ठीक है, एनालाइट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो जो एनालाइट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अब क्या करेगा, ग्राउंड लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल में जाकर एक्साइट होने शुरू करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं ना, तो ये प्रोसेस चालू होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर एक और आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है होलो कैथोड लैंप। ठीक है, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि होलो कैथोड लैंप में ये क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है इस डबल ए एस का। तो इसमें क्या होता है, एक इसको हम ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इस लैंप को नहीं, इसका जो फीचर इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से बनाया जाता है कि जो एलिमेंट आपको डिटेक्ट करना है ना, उसी एलिमेंट से इसको बनाया जाता है। तो मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट जो होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर ही आपको उसी तरीके उसी से बना हुआ होलो कैथोड लैंप चाहिए होगा। तो मतलब कि जितने बार ड्रॉबैक ये है कि जितने बार आपको अलग अलग एलिमेंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, उतने बार आपको ये लैंप को कैथोड लैंप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ऐसी होलो कैथोड लैंप का काम क्या है कि ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। और जैसे ही जो हमारा सेकंड स्टेप में जो एनालाइज एटमाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, उससे जो एटमाइज्ड सैंपल मिला था, तो जैसे ही ये एटमाइज्ड सैंपल से ये लाइट पास होगी स्पेसिफिक वेवलेंथ की, तो इसमें जो इसके जो एनालाइट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक्साइट हुए थे फ्लेम की वजह से, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, एब्जॉर्ब करने लगेंगे। एब्जॉर्ब करने लगेंगे क्या, फोटोन्स को। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी, नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। का मेजरमेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा को। और लास्ट स्टेप आता है आपका कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन एंड क्वांटिफिकेशन। ठीक है, एंड क्वांटिफिकेशन। कैलिब्रेशन का मतलब तो मालूम होगा, कैलिब्रेशन में कैलिब्रेशन किसको करेंगे, हम उस इंस्ट्रूमेंट को करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें जो एनालाइट है उसकी नोन कंसंट्रेशन, हमको नोन कंसंट्रेशन लेंगे, जब नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेंगे उस एलिमेंट का पर्टिकुलर। ठीक है, और फिर उसका डाटा लेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, और जो अभी उससे उससे पहले वाला अननोन का डाटा था उसको कलेक्ट करके दोनों को एनालाइज करके कंपेयर करके फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वांटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी आपकी कंप्लीट डबल एएस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्लांट स्पीशीज अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट फोना फ्लोरा, फ्लोरा एंड फोना पॉपुलेशन। बहुत ही बेसिक सवाल है, होमवर्क भी दिया जा सकता था बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब फोना फ्लोरा तो आपको मालूम होगा, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, इसका आंसर है पॉपुलेशन। ठीक है, आंसर है पॉपुलेशन। क्यों, अब इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी एनिमल लाइफ प्रेजेंट होती है उसको फोना कहा जाता है, वैसी फ्लोरा कहा जाता है, जितनी भी प्लांट लाइफ होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन में बोलते हैं अगर, तो ये क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले सेम ग्रुप और या सेम स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अगर कैपेबल हैं ब्रीडिंग कर पाने में, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, पॉपुलेशन। सपोज ये आपकी रैबिट की वो थी, रैबिट का, रैबिट की पॉपुलेशन थी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रैबिट जो होंगे आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल भी होते हैं ब्रीडिंग के लिए। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इकोसिस्टम से, बायोम क्या होता है, बायोम रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया ऑफन शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू दैट एरिया। मतलब किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक एरिया में क्या हो रहा है कि कुछ कम्युनिटी ऑफ प्लांट और एनिमल रह रही है नेचुरली, और वो उनकी क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कॉमन एडेप्टेशन हैबिट्स है उनकी। ठीक है, कॉमन एडेप्टेशन हैबिट्स है उनकी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। और हाँ, बायोम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन एक नहीं एग्जिस्ट करती, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो बायोम का हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे हम बायोम को क्या बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें जिस
लोकेशन में जो कोई भी उस लोकेशन की जो भी स्पीशीज होती है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जो प्रेजेंट है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, उसके अकॉर्डिंगली जो एरिया क्लासिफाइड किया जाता है उसको बायोम कहा जाता है। ठीक है, मतलब अब एन एरिया क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी वेजिटेशन, स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट एटसेट्रा दैट लिव इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज नोन एज बायो। ठीक है, अब क्या है हमारा कि ये लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल बायोटिक यूनिट भी होती है। हाँ, मैं बता रही थी कि आप कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं इकोसिस्टम में। यहाँ पर लिखा है ना वेरियस कम्युनिटीज, तो ये इसलिए लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो, आपको मालूम तो है कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बनाती है आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बनाती है आपकी कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाती है आपकी इकोसिस्टम। तो जब इकोसिस्टम भाई साहब है प्रेजेंट वहां पर, तो आपको कम्युनिटी जो कि एक उससे छोटी यूनिट है, तो लेने की क्या जरूरत है कम्युनिटी का, तो इकोसिस्टम ही तो आएगा आंसर में, है ना। क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिलाए जाते हैं ना, तब एक सिंगल बायोम बनता है। तो इसलिए मोर स्पेसिफिक आंसर होगा इकोसिस्टम, नॉट कम्युनिटीज। अगर खाली कम्युनिटीज होता, इकोसिस्टम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, देन तब वहां पर आंसर कम्युनिटी बन सकता था। ठीक है, अब इसके बाद 5 मेजर बायोम्स होते हैं, एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा, जिसको एक एक करके देखेंगे। अब एक्वेटिक एक्वेटिक बायोम्स को देखते हैं। ठीक है, एक्वेटिक बायोम्स जो होता है आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रेश वाटर एंड मरीन बायोम्स। ठीक है, फ्रेश वाटर में कौन से बायोम्स आते हैं, ऐसे बायोम्स, ऐसी बॉडीज ऑफ वाटर जो कि खुद सराउंडेड होती है आपके चारों तरफ से लैंड से। ठीक है, मतलब बीच में आपके रिवर है, चारों तरफ आपका क्या है, लैंड है। तो ऐसे बायोम जो आते हैं वो फ्रेश वाटर में आते हैं, लाइक आपका लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स। ठीक है, अब आपका मरीन इकोसिस्टम क्या होता है, मरीन बायोम क्या होता है, मरीन, और हाँ फ्रेश वाटर है क्योंकि, तो इसकी जो सैलिनिटी होगी वो 1% से कम होगी। ठीक है, और मरीन बायोम्स में क्या आते हैं आपके, मरीन बायोम्स में आएंगे आपके ओशियंस, कोरल रीफ्स और आपकी एस्चुरीज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ग्रासलैंड बायोम। अब एक बात बता दूं कि जो बायोम्स होते हैं ना, बायोम्स की जो ये कैटेगरीज है, इनका जो नामकरण होता है, ये इस बेसिस पे होता है कि वहां पे प्रेजेंट डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी है। जो डोमिनेटेड स्पीशीज होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा जाएगा उस बायोम का। सपोज जैसे कि आपका ये ग्रासलैंड में क्या होते हैं, ज्यादा ग्रासेस होती है, डोमिनेटेड स्पीशीज, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, ग्रासलैंड बायोम्स। ठीक है, यहाँ पर डोमिनेटेड होते हैं, और जो ग्रासलैंड बायोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओपन रीजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रासलैंड में कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के बायोम्स होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल और एक होता है टेम्परेट बायोम, ग्रासलैंड बायोम। ठीक है, अब कल अगर आपको लास्ट क्लास अगर याद होगी जो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने जोन्स देखे थे अर्थ के, तो उसमें देखा होगा कि जो ट्रॉपिकल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आपका इक्वेटर है उस पे प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है। इक्वेटर के पास वाला एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है। उससे जैसे दूर दूर जाते रहते तो वो टेम्परेट होता है ना। तो ट्रॉपिकल क्या होगा आपका, ऐसा जो कि क्लोजर होगा टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाला एरिया। तो जब इक्वेटर के पास वाला एरिया होगा, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा, इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी ज्यादा होगी, है ना। अब दूसरी बात, इस ट्रॉपिकल वाले को सवानाज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम टेम्परेट जोन की तरफ देखते हैं। टेम्परेट में क्या आते हैं आपके, प्रेरीज आते हैं, प्रेरीज आ जाते हैं, और क्या आते हैं आपके, स्टीप्स आते हैं। ठीक है, स्टीप्स आते हैं। अब क्या है, मालूम तो होगा ही आपको, आप समझदार हो। प्रेरीज जो होते हैं आपके टॉलर ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, टॉलर ग्रासलैंड्स होते हैं, और आपके स्टीप्स जो होते हैं वो शॉर्टर ग्रासलैंड्स होते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, टेम्परेट और दूसरी बात, टेम्परेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इक्वेटर से दूर होता है, फार। ठीक है, दूसरी बात कि ये इनमें जब फार होता है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता, तो ट्रीज और जो आपके जो भी श्रब्स होते हैं वो भी यहाँ पर इतने अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते, और प्रेसिपिटेशन भी जो होता है आपका कम होता है, लेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देन सवाना, ये होता है हमारा ये वाला टॉपिक। टॉपिक में ये वाला पार्ट दो दो होते हैं इसके कंप्लीट। नेक्स्ट आपका बायोम आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में डोमिनेटेड स्पीशीज कौन सी होगी, ट्रीज। ठीक है, और इसमें भी 3 मेजर बायोम्स आते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, और आपका नेक्स्ट होता है बोरियल फॉरेस्ट बायोम्स। ठीक है, ये वाले तो सेम वैसे हैं कि इक्वेटर के पास होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वार्म होता है, ह्यूमिड होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, दूर होता है इक्वेटर से। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन कम होती है। बोरियल जो होता है आपका, इसको हम ताइगा भी बोलते हैं।
ठीक है, ताइगा भी बोलते हैं। और ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो क्लाइमेट होता है वो भी डिफरेंट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती है। और इवन ये जो होता है ये टेम्परेट वाले से भी ज्यादा हायर लैटिट्यूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट क्लाइमेट होता है। और जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बोरियल वाले में होती है, प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है, स्नो की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये हो गया इसका भी कंप्लीट। फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट में, दैट इज डेजर्ट एंड फिर बचता है टुंड्रा, फिर टुंड्रा लास्ट बचेगा। तो डेजर्ट अगर हम देखें तो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट में सॉरी डेजर्ट डेजर्ट में क्या आ सकते हैं, डेजर्ट आपके क्या होते हैं, आपके ड्राई एरियाज होते हैं। ठीक है, जो रेनफॉल होती है आपकी लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। और आपका या तो आइदर कोल्ड होगा या आपका हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है आपकी, कम होती है। ये आपके हो गया। फिर उसके बाद आता है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा जो होता है आपका एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल, असहनीय कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं टुंड्रा वाले रीजन्स में। ठीक है, टेम्परेचर सभी जितने भी अभी हैं सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर सभी बायोम्स में से इसका होता है। ठीक है, लो अमाउंट प्रेसिपिटेशन का भी जो अमाउंट होता है वो भी कम होता है। ठीक है, अब इसको देखें तो दो पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है, दो बायोम्स में। एक होता है आर्कटिक और नेक्स्ट होता है आपका अल्पाइन। ठीक है, अब क्या है आर्कटिक, क्या होगा आपका, ये आपके जो बोरियल फॉरेस्ट प्रेजेंट थे ना, उनके नॉर्थ में ये प्रेजेंट होते हैं। बोरियल फॉरेस्ट के नॉर्थ में ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन ये होती है। और जो अल्पाइन वाले होते हैं ये माउंटेन्स में पाए जाते हैं। और इवन इतने हाई एल्टीट्यूड में ये प्रेजेंट होते हैं ना कि ट्रीज के लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर टॉपिक। डेजर्ट, टुंड्रा, सारे जो भी थे हमारे बायोम्स, हमने 5 मेजर बायोम्स को इसमें कवर अप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लोकल पॉपुलेशन जेनेटिकली स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अडेप्टेड टू इट्स लोकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोटाइप, इकोफिन, इकैड, इकोक्लाइन। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा, इसका आंसर है आपका इकोफिन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेनेटिकली स्ट्रक्चरली फंक्शनली अडेप्टेड, मतलब जेनेटिकली और फंक्शनली अडेप्टेड टुवर्ड्स लोकल एनवायरनमेंट। नहीं यार, सबसे पहले ही इकोक्लाइन को देख लेते हैं, फिर ये तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, इकोक्लाइन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या है हमारा, इकोक्लाइन हमारा एक जोन होता है जहां पे ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज होते हैं, ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज होते हैं और उनमें कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो होता है वो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से होता है। जहां पर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा ना, मतलब इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट का मतलब जैसे आपके अबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गया आपके, एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, डेप्थ हो गया। ये वाले फैक्टर्स में जब चेंज आएंगे ना तो इसको इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट बोलते हैं। उस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से एक जोन में चेंजेस देखने को मिलता है, स्लोली स्लोली देखने को मिलता है, बट देखने को मिलता है, जिसको हम कोई शार्प बाउंड्री से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम इकोक्लाइन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, इसका एग्जाम्पल देखें तो सपोज आपने देखा होगा कि आप सपोज क्या कर रहे हो, आप एक सेम एरिया से जा रहे हो, सेम जोन से जा रहे हो, बट आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नीचे वाला एरिया होगी कम हाइट में, वहां के पेड़ जो होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, और ऊपर जाते 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 उनका जो साइज होगा वो कम होता जाएगा। देखा होगा। अब ये किस वजह से होता है, ये इसी सेम जोन में क्या होता है, यहाँ की जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आ रहे हैं, उस वजह से इनकी ग्रोथ क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। कुछ चेंजेस आए होंगे, सपोज यहाँ का टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा, हाइट सुटेबल नहीं होगी, डेप्थ सुटेबल नहीं होगी, तो उस वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है उसमें डिफरेंस आते हैं, इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस आते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इकोक्लाइन। अब जो वो तीन थे बाकी के टाइप्स उनको देख लेते हैं, दैट इज इकोफिन, इकोटाइप एंड इको स्पीशीज। अब उसको समझने से पहले हमको एक इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नाम के टॉपिक से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जिसको टर्म को शेल्फोर्ड ने दिया था 1937 में, और एज अ लॉ ऑफ टॉलरेंस उसको इन्होंने बताया था। ठीक है, अब ये बला होती क्या है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो इनका कहना था, शेल्फोर्ड का कहना था कि हर एक स्पीशीज जो होती है उसका एक अपना टॉलरेंस लेवल होता है बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उनमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड।
ठीक है, यानी एवरी स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक रेंज विद इन विच इट कैन टॉलरेट इकोलॉजिकल चेंजेस एंड दिस रेंज इज आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये होगी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। अब क्या है कि इसके हमने बोला कि क्या होती है, अलग अलग रेंज होती है। अब किसी की होगी नैरो रेंज, किसी की होगी आपकी ब्रॉडर रेंज या लार्ज। अब क्या होता है, ब्रॉडर रेंज वाले क्या करते हैं, हर एक जो पैरामीटर जो है इकोलॉजी के मतलब इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको झेल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है ना, सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखते हैं। बट तो ये क्या है, कुछ जो होते हैं ये नैरो वाले जो होते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, भाई इनको ठंडा ही टेम्परेचर चाहिए है ना, इतने डिग्री से इतने डिग्री का। तो ये मोर लाइकली कि ये क्या होने के चांसेस होते हैं इनका कि ये आपका थ्रेटन होने के चांसेस होते हैं इनके, या आपके एंडेंजर्ड में जाने की मतलब वो होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई इंसान है वो क्या हर एक सूटेबल हर एक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, तो उसको भी कहीं भी जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बट अगर कोई ऐसा इंसान है नाजुक सा नैरो स्पेक्ट्रम का कि जिसको क्या करना पड़े, बाहर जाना तो पड़े, पर जैसे ही वो गया नॉर्मल टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में, तो उसको वहां सर्वाइव नहीं कर पाया, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, या तो उसे वापस आना पड़ेगा या उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो इससे ये होता है, ये होता है आपका नैरो और आपका दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपके जो ये स्पीशीज है, हर एक ऑर्गेनिज्म को शेलफोर्ड ने, पेन को क्या हो गया ये, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको शेलफोर्ड ने 3 ब्रॉड रिस्पॉन्सेज में डिवाइड करा, जिनका नाम रिस्पॉन्सेज या फिनोटाइप में डिवाइड किया, जिसको इकोफीन, इकोटाइप और इको स्पीशीज कहा गया। क्या कहा गया, इकोफीन, जिसका दूसरा नाम इकैड्स भी है, और आपका इकोटाइप, और नेक्स्ट है आपका इको स्पीशीज, ये कहा गया। अभी जो है इकोफीन, अभी इसको एग्जांपल में लेकर चलते हैं। अभी हमको मालूम तो है कि जब भी क्या होता है कि अगर हम इसको देखें इकोफीन को, तो ये होता है कि जब भी एक सपोज एक एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, एक वो है, सपोज आपका क्या है, आपका एग्जांपल लेकर ही चलते हैं, उससे समझ लेते हैं इसको। सपोज क्या है आपके बाहर से, ये ए एटमॉस्फेयर है, ये बी एटमॉस्फेयर है, सपोज ये इंडिया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से फॉरनर्स आए, ये फॉरनर्स क्या है, बहुत कूल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं आपके, कि ये फॉरनर्स है ये कहाँ रहते हैं, आपके आपके यूरोपियन वाले रीजन में रहते हैं। ठीक है, और हमारे ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जब ये आएंगे ना, तो इनमें कुछ जो सबसे पहले जब ये आएंगे तो इनमें इनकी बॉडी में होने वाला जो पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा ना, वो ये होगा कि प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन ये अब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होने लगेगा लगेगा देखा होगा आपने। ठीक है, पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि यहाँ के, देखा होगा आपने ट्रॉपिक्स में रहने वाले लोगों का जो रंग होता है वो थोड़ा डार्कर शेड में होता है कंपैरेटिवली टू द यूरोपियन वाले। ठीक है, ये इसलिए होता है कि हमारे मेलानिन सिक्रेशन ज्यादा होती है उनके कंपैरिजन में। तो मेलानिन क्या होता है, हमारा एक ऐसा पिगमेंट बोल सकते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो कलर होता है वो डार्क होता है। जितना ज्यादा मेलानिन होगा हमारी बॉडी सिक्रेट करेगी उतना ज्यादा स्किन डार्कर होती है, और जितना कम मतलब जो गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन की कंसेंट्रेशन कम होती है बहुत। ठीक है, तो उस वजह से अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से यहाँ आया तो इसने कुछ टेम्पररी चेंजेस देखे, इसमें टेम्पररी चेंजेस आए, तो ये टेम्पररी चेंजेस जब ये वापस जाएगा इंडिया से यूरोप, तो वापस इसके जो चेंज होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। मतलब उसकी जो मेलानिन की कंसेंट्रेशन थी वो जब यहाँ पहुंचेगा, जब वो यहाँ अपनी जगह पर अपने एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो उसकी मेलानिन कंसेंट्रेशन वापस से कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं, दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आपके सपोज क्या है, जैसे कि आपका कोई दोस्त या आप खुद ही है, आप रह रहे प्लेन रीजन में, आप गए माउंटेनियस रीजन में। ठीक है, अभी जब आप प्लेन रीजन में थे तब आपका सपोज लेट से आपका जो आरबीसी काउंट था वो 50 था। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट था वो 50 था। बट जैसे ही आप प्लेन में रहने वाले आदमी हैं और आप गए और आप जैसे चढ़े, अब क्योंकि माउंटेनियस रीजन में जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होती है, तो उसकी वजह से जब ऊपर आदमी चढ़ते जाता है माउंटेन में, तो तुरंत बॉडी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है, वो होता है कि वो आरबीसी का सिक्रीशन को बढ़ा देती है, ताकि वहां के ये प्रेशर को और ऑक्सीजन का जो ये सिचुएशन बनी है उसको टैकल कर पाए। ठीक है, तो आरबीसी का ये सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप ऊपर जाते हैं माउंटेनियस रीजन में, तो आपके जो फेस होता है वो आपका रेड हो जाता है। तो यही एक कारण है आपके फेस का रेड होने का, कि आपके अंदर की आरबीसी कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई। बट आप जब वापस नीचे आते हैं तो वो आरबीसी जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने देखा कि ये कैसा चेंज है, आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो है आपका, ये कैसा है, आपका एक रिवर्सिबल चेंज है। दूसरा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी चेंज है। ठीक है, तो जो टेम्पररी चेंज है साथ ही साथ इसकी जो हमारी जेनेटिक, अब देखा तो नहीं ना कि हम यहाँ पे आए तो हमारी जेनेटिक में जीन्स में नहीं होता इसका सर, ये चेंजेस जीन्स में नहीं जाते, तो ये जेनेटिक चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ फिनोटिपिकल फिनोटिपिकल चेंज होता है, मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्मेट होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब
अब जब हम इकेट्स हो गए, अब हम अगर हम देखें इकोटाइप्स देखें, इकोटाइप्स क्या होते हैं आपके? इकोटाइप्स भी हमारे जब इकोफिन्स, अब क्या है, वो जो फॉरेनर था, वो फॉरेनर ने बोला उसको यहाँ की कंडीशन अच्छी लगी, वो कंडीशन अच्छी लगी तो वो अब इंडिया में ही रहना चाहता है। तो आपने देखा होगा उसकी अब टैनिंग हमारे जैसे होने लगेगी, बिल्कुल टैनिंग उसकी परमानेंट हो जाएगी। और अब जब जो चीज परमानेंट हो गई तो वो उसके जीन्स में भी चेंजेस शो होंगे, तो मतलब उसके जेनेटिक में भी, कंपोजिशन में भी चेंज दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इकोटाइप। तो मतलब अब उसका एक नया इकोटाइप बन चुका है। ठीक है, ये हो गया इकोटाइप। यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो अब परमानेंट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर जो आपके जेनेटिक में भी, जीन्स में भी चेंजेस आते हैं, तो जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं और ये परमानेंट चेंजेस भी होते हैं। और चेंजेस कैसे होते हैं? ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब वापस अब वहां जाएगा तो उसकी टैनिंग कम हो जाएगी। ठीक है, ये होते हैं आपके इकोटाइप। अब अगर हम देखें स्पीशीज क्या होती है कि जब हमारे इकोटाइप होता है, अगर उसको आपने क्या कर दिया, बहुत लंबे टाइम के लिए सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, अडेप्शन करता है आपके परमानेंट, आपके जो भी जेनेटिक और आपके फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होंगे उनको अडेप्ट कर लेता है, और बहुत सालों तक क्या रहता है, ये इको स्पीशीज क्या हो जाएगी, आइसोलेट होकर रहती है। और आइसोलेट होकर रहती है, और आइसोलेट होने के बाद बहुत सारे सालों बाद ये जनरेशन जो होती है वो नई स्पीशीज, सेपरेट स्पीशीज बन पाती है। तो इस तरीके से एक स्पीशीज से इतने चेंज आ रहे हैं, सेपरेट स्पीशीज में बहुत सालों बाद सेपरेट स्पीशीज बन पाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपकी इको स्पीशीज में आपके एक या एक से ज्यादा इकोटाइप्स आ सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा इको टाइप्स आपके आ सकते हैं, बट आपका जो इको स्पीशीज होगा ना, तो कभी भी दो इको स्पीशीज आपकी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, बट आपके जो इको फीन होंगे और जो आपके इको टाइप होंगे, वो दोनों पार्ट, जो दोनों प्रोसेस की, वो दोनों वाली स्पीशीज जो होती हैं आपकी, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। ठीक है, ये हो गया खत्म टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रीजा इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म एंड पैरासिटिज्म एंड सिम्बायोसिस। ठीक है, इसका आंसर है सिम्बायोसिस। अब आपको मालूम है सिम्बायोसिस क्या होता है, हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसको जल्दी करेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज। अब दो स्पीशीज जो होती हैं आपका, वो उनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप शो करता है। इनमें से कम एक जो स्पीशीज होगी वो क्या हो रहा होगा, उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, और जो बाकी की जो दूसरी स्पीशीज होगी उसको या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगी वो, या नेगेटिव, या फिर आपका न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका तीन उसमें डिवाइडेड है ये सिम्बायोसिस की प्रोसेस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म और आपका पैरासिटिज्म। ठीक है, अब इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं म्यूचुअलिज्म को। अब म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल देखते हैं। अभी म्यूचुअलिज्म में हमको तो मालूम है, एक तो आपकी श्योर आपकी सिम्बायोसिस के हर एक तीनों टाइप में एक चीज तो हमेशा बेनिफिटेड रहेगी। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है आपके कि दोनों जो रिलेशनशिप होता है वो दोनों क्या होता है, आपके दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव शो करते हैं, मतलब दोनों को आपके बेनिफिट मिलेगा। सपोज आपका एग्जाम्पल है किसका, आंट का और आपके अकेशिया ट्री का। ठीक है, आंट और अकेशिया ट्री अभी क्या करती है, अकेशिया ट्री में ना ये क्या करती है, चींटियां इस ट्री में रहती हैं। ठीक है, रहती हैं, और ये क्या करती है, ये यहाँ पर होस्ट है ट्री। ठीक है, और ये जो आंट है यहाँ पर म्यूचुअलिस्ट है। क्या है, म्यूचुअलिस्ट, जो कि बेनिफिट ऑब्टेन कर रही है पहली स्पीशीज। तो ये जो होगा होस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव ही रहेगा ये, क्योंकि अकेशिया को क्या मिल रहा है, अकेशिया इसको प्रोवाइड कर रहा है होम और फूड। ठीक है, और आंट क्या कर रही है, इसके लिए अकेशिया के लिए क्या कर रही है, एक गार्ड का काम कर रही है, जो कि किसको, ग्रेजिंग एनिमल से बचाएगी, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिंग का काम कर रही है, जो कि इसको अटैकिंग, जो कि हाँ, ग्रेजिंग एनिमल से बचाने का काम करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका सिम्बायोसिस का पहला टाइप। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो उसका दूसरा एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि आपका जो काउज होती हैं और बैक्टीरिया होती हैं, काउज और उसमें रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके बीच में भी आपका ये म्यूचुअलिज्म लगता है। अब जैसे कि काउ है, काउ जो होती है ये प्लांट सेल्यूलोज जो होता है ना, जब चारा खाती है तो उसका जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती खुद से, तो जो इसकी गट में, जो इसके र्यूमन में, सॉरी, जो इसके काउ के र्यूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको प्लांट को, सॉरी, इस काउ को मदद करते हैं इनको डाइजेस्ट करने में, प्लांट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। और रिटर्न ये क्या करती है, रिवर्स में बैक्टीरिया को क्या मिलता है, काऊ के ह्यूमन में फूड मिलता है, और आपका वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, जिस जो कि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो दोनों यहाँ पर स्पीशीज बेनिफिटेड होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म में हमेशा क्या होगा, कमेंसलिज्म में हमेशा आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। क्यों क्यों बोल रही हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो पूरी लाइफ टाइम होस्ट में सर्वाइव करती हैं।
ठीक है। तो कमेंसलिज्म में हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी होती है। ये जो होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव तो होती है एक स्पीशीज, और दूसरी क्या होती है न्यूट्रल। ना तो उसमें कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ना उसे फायदा होता है ना नुकसान होता है, वो न्यूट्रल रहता है जो दूसरा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं तो हमारे गट में बहुत सारे माइक्रोबायोटा प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोबायोटा प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमारे क्या होता है कि वैसे तो ह्यूमंस में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट में, बट जो सबसे ज्यादा रहते हैं वो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, गट के माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो हमारे ह्यूमन टिश्यू के सरफेस होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला एक स्पीशीज को पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें हमारे गट में रहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम क्या कर रहे हैं, होस्ट का काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वो लाइफ टाइम रह सकते हैं, ठीक है। उनको अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, तो वो हमारे को यूज कर रहे हैं, तो उनको फायदा तो हो रहा है, बट हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा उनकी प्रेजेंस से। तो यहाँ पर हम जो होंगे हमें न्यूट्रल इफेक्ट पड़ेगा और उनका जो होगा वो बेनिफिट हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल भी होता है, एक फिश होती है गोबी फिश, ठीक है। गोबी फिश जो होती है बहुत स्मॉल फिशेस होती हैं, तो ये क्या करती हैं आपकी जो कोरल्स होती हैं, कोरल्स के ऊपर रहती हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं उनके ऊपर रहने का काम करती हैं, और क्या करती हैं अपने आप को उनके कलर के अकॉर्डिंगली ब्लेंड कर लेती हैं, ताकि ये प्रेडेटर्स से अपने आप को बचा सके। तो इन कोरल्स को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इनका तो काम बन रहा है, ये तो इनको तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये होता है हमारा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। ये होती है कमेंसलिज्म की प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस आती है आपकी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की प्रोसेस क्या होती है, वही क्लोज रिलेशनशिप होता है स्पीशीज के बीच में। इनमें क्या होता है, एक स्पीशीज जो होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, और दूसरी स्पीशीज होती है उसका नाम होता है होस्ट। पैरासाइट कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के ऊपर रहेंगे, होस्ट में प्रेजेंट होंगे इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर रहेंगे, और जिसकी वजह से इस वाले ऑर्गेनिज्म को, ये जो होस्ट होगा, इसको क्या होगा, कुछ नुकसान होगा, मतलब इसमें कुछ हार्म होगा, ठीक है। तो ये मतलब कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये वाली पैरासाइट को तो पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, होस्ट को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। एग्जांपल आप ले लो मॉस्किटो का, मॉस्किटो का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मॉस्किटोज को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक होस्ट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो होस्ट को तो नुकसान कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ साइकिल तो पूरी हो रही है, तो इसलिए ये भी हो गया। दूसरी बात क्या होती है, ह्यूमंस की कंपेरिजन, अगर ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें, ह्यूमंस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लाइस हो गया, ठीक है, लीचेस हो गए, ठीक, और वायरस हो गए, ये हमारे में प्रेजेंट होते हैं, बट ये हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, बट खुद अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, वो हमारे लिए नेगेटिव हो गया, उनके लिए पॉजिटिव हो गया। अब लाइस बताओ कि आप लाइस क्या है, आपका एक ऐसा पैरासाइट है, कैसा, एंडो या एक्टो पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के बाहर रहता है, और एंडोपैरासाइट कौन सा होता है, जो इनसाइड द होस्ट बॉडी रहता है, उसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि एंड मतलब इनसाइड, ठीक है, एक्ट मतलब बाहर, आउटसाइड, ठीक है, तो ये बाहर रहता है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एमेंसलिज्म। ये वैसे आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, पहले एमेंसलिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। एमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म आप कमेंसलिज्म के साथ कंपेयर मत करना, मतलब कंपेयर करना पर मतलब कंफ्यूज मत होना। एमेंसलिज्म क्या है हमारा, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, ठीक है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है। और केमिस्ट्री क्या था, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा इसका एग्जांपल ले लो एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स की वजह से बहुत सारी स्पीशीज ऑफ फिश या फिर बहुत सारे एनिमल जो हो जाती है उनकी डेथ हो जाती है ना, बट उससे एल्गी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो दोनों में मतलब उसको वो काम से, उस एक्टिविटी से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो इसलिए दोनों ही बेनिफिटेड नहीं होती उससे, ठीक है। तो ये हो गया, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एल्गी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किस पे, जो जैसे कि स्पीशीज हो गई जो कि आपकी फिश है, ये इनकी डेथ हुई तो इनमें इफेक्ट पड़ा। अब एक एग्जाम्पल होता है आपका, एक और ट्री होता है आपका ब्लैक वॉलनट का ट्री, ठीक है। इसकी नीचे क्या करती है, हाँ पहले इसके बारे में बताते हैं, इसमें इससे केमिकल सिक्रीट होता है जिसका नाम है जगलोन। ये एज अ हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है, ये एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये ब्लैक वॉलनट सिक्रीट करता है, कैसे, ऐसे डिफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म ये सिक्रेट करता है, ये जगलून केमिकल। तो क्या होता है, जो इसके रूट सिस्टम पे, जो रूट जोन पे जो भी हर्बेशियस प्लांट रहते हैं प्रेजेंट, सपोज हमारे पास ये प्लांट है, इसने सिक्रेट किया, तो इसके रूट वाले सिस्टम में जो भी हर्बेशियस प्लांट होंगे ना, उनकी जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इनिबिट हो जाती है, क्योंकि ये एक क्या है, हर्बिसाइड है, जो कि ये केमिकल रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये तो न्यूट्रल रहा, पर इनकी इफेक्ट इनकी जो ये यहाँ पर रहने वाली जो भी प्लांट स्पीशीज थी उनकी ग्रोथ इनिबिट हुई, तो इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो यही होता है एमेंसलिज्म। तो ये टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट। पहले आपके लिए एक होमवर्क है, दैट इज इकोलॉजिकल क्वेश्चन, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्पीशीज इज रिलेटेड टू जोन ऑफ स्ट्रेस, zones of optimum tolerance range of factor, areas with zones of optimum tolerance ranges in all defining factors, या none of the above. तो do comment your answers.
ठीक है। थैंक यू क्लास। बाय बाय।